आपकी दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट 20% की बढ़ोतरी की इजाजत देना चाहती है। निर्माता कहते हैं कि उन्हें बचने के लिए 50% की जरूरत है। आपकी पेट्रोल की प्राइसें आर्टिफिशियली स्थिर रखी जा रही हैं। जब तक चुनाव खत्म नहीं होते, भारत के उर्वरक उत्पादन में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह सब एक 33 किलोमीटर के पानी के स्ट्रेच से, और यह सब दिल्ली में लिए गए फैसलों की एक श्रृंखला से। 18 अप्रैल 2026 को एक इंडियन ऑयल टैंकर जिसका नाम सनमर हेरल्ड था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा था। उसे ईरान से जाने की क्लियरेंस मिल गई थी। उसका नाम अप्रूव्ड लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। फिर ईरान ने गोलीबारी शुरू कर दी और एक इंडियन क्रू मेंबर ने रेडियो उठाया और कहा, सेपाह नेवी, दिस इज मोटर टैंकर सनमर हेरल्ड। यू गेव मी क्लियरेंस टू गो। माई नेम इज सेकंड ऑन योर लिस्ट। यू आर फायरिंग नाउ। लेट मी टर्न बैक। इस सेंटेंस में 236 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। सनमर हेरल्ड इराक से इंडिया क्रूड ऑयल लेके जा रहा था। आपकी कुकिंग गैस, आपका पेट्रोल, आपकी मेडिसिन उसी शिप से कनेक्टेड है। ये है जो यूएस शिप के वापस जाने से आपके हाउस होल्ड के लिए अभी क्या मतलब है। फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल कॉस्ट्स इतने बढ़ गए हैं कि इंडस्ट्री लीडर्स वार्निंग दे रहे हैं कि ऑन्कोलॉजी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन ड्रग्स पर 30 से 40% प्राइस हाइक हो सकता है। पैरासिटामॉल, हर इंडियन होम में सबसे बेसिक मेडिसिन, उसके इनपुट कॉस्ट्स 96% बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स को 20% प्राइस इंक्रीज अलाउ करने पर विचार कर रही है। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि उन्हें सरवाइव करने के लिए 50% चाहिए। उन दोनों नंबर्स के बीच का गैप इंडिया में कहीं किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट पे करेगा। पेट्रोल प्राइसेस अभी फ्लैट रखे जा रहे हैं आर्टिफिशियली। जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे वो बढ़ेंगे। और इंडिया का फर्टिलाइजर आउटपुट अभी 20.6% गिर गया। ये अब तक की सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फॉल है, जो 1.4 बिलियन लोगों को खाना खिलाने वाले खरीफ हार्वेस्ट को थ्रेट कर रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये आपका ग्रोसरी बिल है, आपके मेडिकल बिल्स, आपका पेट्रोल पंप। लेकिन यहाँ सवाल ये है जो कोई आंसर नहीं कर रहा, इंडिया यहाँ तक कैसे पहुंच गया। यह समझने के लिए कि एक इंडियन शिप पर हमला क्यों हुआ, आपको 4 डिसीजन समझने होंगे जो इंडिया ने वॉर शुरू होने से पहले लिए थे। डिसीजन 1, फरवरी 25, 2026। मोदी इजराइल विजिट करते हैं, क्नेसेट में स्पीच देते हैं। यह कोई डिप्लोमेटिक कार्टसी कॉल नहीं थी। इंडिया इजराइल का सबसे बड़ा आर्म्स कस्टमर है। हैदराबाद की एक फैसिलिटी में विजय अडानी और इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स ने बनाया है। इंडिया हर्मेस 900 ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है, वही ड्रोन जो गाजा के ऊपर उड़ चुका है। क्नेसेट में दिया गया एड्रेस सिंबॉलिक नहीं था। यह एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपने सप्लायर से मिलने गया एक वेपन्स कस्टमर था, और यह सब लाउडली किया गया, कैमरे पर, ऑन रिकॉर्ड। डिसीजन 2, यूसी विजिट में मोदी और नेतन्याहू ने सीरियस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स साइन किए। डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ईरान, सब देख रहे थे, सब एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे। डिसीजन 3, इंडिया 2026 में ब्रिक्स का चेयर होल्ड करता है। ईरान, जो एक ब्रिक्स मेंबर है, पर यूएस और इजराइल का अटैक होता है। इंडिया कोई इमरजेंसी सेशन इशू नहीं करता। चेयर की तरफ से ई कलेक्टिव स्टेटमेंट नहीं आता। डायलॉग के लिए ई कॉल नहीं, खामोशी। डिप्लोमेसी में चेयर की खामोशी न्यूट्रलिटी नहीं होती, यह एक स्टैंड होता है। डिसीजन 4, ईरान के प्रेसिडेंट सीधे मोदी को कॉल करते हैं। कॉल ऑन रिटर्न रहती है 11 दिनों तक। उन 11 दिनों में ईरान ने पैटर्न रीड कर लिया। क्नेसेट एड्रेस, डिफेंस डील्स, ब्रिक्स की खामोशी, 11 दिनों की खामोशी। इंडिया ने एक साइड चुन ली थी। ये वो डिटेल है जो इस कहानी को हॉर्मुज क्राइसिस में फंसे किसी भी दूसरे देश से अलग बनाती है। मार्च में ईरान ने इंडिया को एक स्पेशल एक्सेप्शन दिया। ईरान के अपने एम्बेसडर ने दिल्ली में ये पब्लिकली कहा था, इंडियन शिप्स को जाने दिया गया क्योंकि इंडिया के तेहरान के साथ पुराने हिस्टोरिकल रिलेशंस थे, 60 साल की नॉन अलाइनमेंट की वजह से, क्योंकि इंडिया ने हमेशा ईरान के साथ एक अलग तरह का रिलेशनशिप बनाए रखा था। ईरान को याद था। और फिर अप्रैल 18, वही इंडियन फ्लैग, वही स्ट्रेट, ईरानियन गन्स। मार्च और अप्रैल के बीच क्या बदला? पैटर्न साफ हो गया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन हो गई थी। रशिया का तेल रुक गया इंडिया की अपनी कमिटमेंट की वजह से। इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन पब्लिकली और गेवरिया हो गया।
ब्रिक्स का साइलेंस बरकरार रहा। ईरान ने पूरी पिक्चर देखी और रिस्पॉन्ड किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आना दुश्मन के साथ सहयोग कंसिडरा जाएगा। किसी भी वायोलेशन करने वाले वेसल को टारगेट किया जाएगा। इंडिया अब एक्सेप्शन नहीं था, इंडिया अब चॉइस था। ये रहा वो लेन देन जो इंडिया ने डिनाइड। इंडिया ने क्या दिया? रशियन तेल खरीदना बंद कर गिवन। अमेरिका की इस डील के लिए ये एक साफ शर्त था। वो इंडिया का ऑल्टरनेटिव एनर्जी कॉरिडोर था जो हॉर्मुज से नहीं गुजरता था। फिनिश्ड। अगले 5 ईयर्सों में $500 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा। डिनाइड। अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए इंडियन फार्म गेट्स खोल दिए। ठीक उसी समय जब इंडियन किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। गल्फ में अमेरिकन पोजीशन के साथ पब्लिकली अलाइन किया, जिस पोजीशन को ईरान जंग का एक एक्ट मान रहा है। इंडिया को क्या मिला? इंडियन एक्सपोर्ट्स पर यूएस टैरिफ्स 50% से घटाकर 18% कर दिए वेंट। ये है पूरा ट्रांजैक्शन। 60 साल की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, 32% पॉइंट टैरिफ रिडक्शन के लिए ट्रेड की गई। अब सोचो उस ऑटोनॉमी की असल में क्या कीमत थी। इंडिया के घरेलू खाद प्लांट्स को चलाने वाला 86% एलएनजी वेस्ट एशिया से आता है। इंडिया ने वो रिश्ता छोड़ दिया जिसने उस कॉरिडोर को खुला रखा था। रशिया, इंडिया का सबसे सस्ता खाद ऑल्टरनेटिव। फिनिश्ड। ईरान की सद्भावना, वो सद्भावना जिस मार्च में इंडियन जहाजों को रास्ता दिया था। फिनिश्ड। गल्फ न्यूट्रलिटी, वो 60 साल की पॉलिसी विच ने हर दरवाजा खुला रखा था। फिनिश्ड। हर बफर हटा दिया वेंट। संकट आने से पहले नॉन अलाइनमेंट से ईरान हॉर्मुज को बंद करने से नहीं रुकता। आर्ग्यूमेंट वो नहीं है, आर्ग्यूमेंट इससे भी सिंपल है। एक न्यूट्रल इंडिया, एक ऐसा इंडिया जिसने क्नेसेट में बात नहीं की थी, जिसने डिफेंस एग्रीमेंट्स पब्लिकली साइन नहीं किए थे, जिसने ब्रिक्स क्राइसिस के दौरान चुप्पी नहीं साधी थी, जिसने ईरान की प्रेसिडेंशियल कॉल का जवाब 11 दिनों के बजाय 48 घंटों में दिया था। उस इंडिया के पास ज्यादा एक्सेप्शंस होते, ज्यादा कंसिस्टेंटली, ज्यादा शिप्स निकल पाते, ज्यादा फर्टिलाइजर जून विंडो से पहले पहुंच पाता, टेबल पर ज्यादा ऑप्शंस होते। जब क्राइसिस आई, इंडिया के पास मनूवर करने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि इंडिया पहले ही मनूवर कर चुका था। गलत डायरेक्शन में, गलत रीजन से, गलत टाइम पर। मैं सटीक होना चाहता हूं। मोदी ईरान युद्ध का ऑफरण नहीं थे। मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया। भारत सरकार ने क्या किया? भारत के पास इन दोनों से बचने के लिए जो भी बफर थे उन्हें हटा दिया। रशियन कॉरिडोर एक टैरिफ रिडक्शन के बदले, गल्फ न्यूट्रलिटी एक नेसेट एड्रेस के बदले, ईरान के साथ संबंध 11 दिनों की चुप्पी के बदले, ब्रिक्स की आवाज अमेरिकन अलाइनमेंट के बदले। हर देश को अपनी स्थिति के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ब्रिटेन इराक में अमेरिका के साथ खड़ा था, उसने कीमत चुकाई। जापान प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के साथ खड़ा था, उसने कीमत चुकाई। भारत गल्फ में अमेरिका और इजराइल बस के साथ खड़ा था, कीमत 18 अप्रैल को चुकानी पड़ी। एक भारतीय जहाज, एक भारतीय क्रू, ईरानी क्लोज्ड फोर। आपने मुझे जाने की मंजूरी दी, अब आप गोलीबारी कर रहे हैं। भारत ने एक चुनाव किया, कोई गलती नहीं, कोई बदनसीबी नहीं, कोई स्ट्रक्चरल एक्सपोजर नहीं, एक चुनाव। और सनमर हेरल्ड ने इसकी कीमत चुकाई, और आप भी चुकाएंगे। पैसा एंड पावर, जहां पावर कैपिटल से मिलती है। अगर यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करें, कुछ दिनों में न्यू एपिसोड आएगा।